अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, आपका प्यारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ हाजिर हैं और आज कुछ यूनिक बातों की तरफ हम जो है बढ़ेंगे। शायद आज जो बात होगी ये हो सकता है कि हर घर की कहानी भी हो, शायद घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। वो बात क्या है? वो बात है असल में बॉडी पेन को लेके, कि जिस्म का कोई ना कोई उज़्व, कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब होता है। स्पेशली हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डियाँ है, कभी जॉइंट्स पेन है तो कभी ना कभी हमारे जिस्म की किसी न किसी जगह पर दर्द या तकलीफ़ रहती है। तो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए, बॉडी पेन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्यारे डॉक्टर साहब डॉक्टर तनवीर मौजूद है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको हम प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में मरहबा वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब ने इससे पहले जो है वो रमज़ान और सेहत इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा जो है हमें इंफॉर्मेशन भी दी थी और रमज़ान को किस तरह से हेल्दी होकर गुजारना है माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने सिखाया था। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं आपकी बारगाह में, आपकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि आज जो है ये बॉडी पेन ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और मैं सबसे पहले अगर इसमें बात करूं तो एक जो बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है रीढ़ की हड्डी को लेकर। जो रीढ़ की हड्डी, हमारी वर्टिबल कॉलम्स, इनको लेकर एक बहुत बड़ा चलन चला है। तो क्या ये वर्टिबल कॉलम हमारे बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है या क्या इसका हमारे बॉडी में जो है रोल है? थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी के बारे में अगर आप हमें डिस्क्राइब करें। जी ज़रूर। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसानी जिस्म में एक पिलर की तरह काम करती है। अच्छा, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो पिलर ज़रूरी है, वैसे ही इंसानी जिस्म को खड़ा होना है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए जो पिलर है वो रीढ़ की हड्डी है। ऐसा ही रीढ़ की हड्डी हर एक तकरीबन काम में ज़रूरी है, जैसे मुड़ना, घूमना, चलना, झुकना, उठना, बैठना, सोना, तो हर एक काम के लिए रीढ़ की हड्डी ज़रूरी है। और इंसानी जिस्म का जो प्रेशर है, जो वज़न है, वो काफ़ी हद तक रीढ़ की हड्डी जो है उसको बेयर करती है। तो दिन भर वो काम करती है और अगर रात में हम लोग सो रहे हैं तो सोने के वक्त भी अगर सही पोस्चर में नहीं सो रहे होंगे तो हो सकता है कि उस वक्त भी उसको आराम नहीं मिल पाता। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी पे जो प्रेशर रहता है दिन भर, और उसको मज़ीद हम लोग ज़्यादा कर देते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जैसे कि आजकल मोबाइल देखना आम हो गया, तो मोबाइल देखने के वक्त में अपनी गर्दन जो है वो काफ़ी झुकी हुई रहती है। ऐसे ही। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर 45 डिग्री तक आपकी गर्दन झुकी हुई है तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, खास करके गर्दन का जो हिस्सा है, उसमें इतना प्रेशर आ जाता है कि मानो 20 से 25 किलो का वज़न आपने गर्दन पे रख दिया। तो जितना ज़्यादा देर तक आप मोबाइल या लैपटॉप इस तरह से नीचे देखोगे, 45 डिग्रीज नीचे देखोगे, तो उतना प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो इस तरह के अलग अलग जो मूवमेंट हैं, जो पोस्चर की खराबियाँ हैं, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी और उसके एतराफ़ के जो मसल्स हैं उसके दर्द काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक वजह है कि आजकल पीठ का दर्द जो है, या फिर हम लोग ये कहें कि गर्दन से लेके कमर तक का दर्द जो है अलग अलग जगह का, वो ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर साहब, एक तो ये जो आपने तवज्जो दिलाई मोबाइल फ़ोन की या ये दीगर चीज़ों की, मैं अगर इस पर एक पर्सनल चीज़ डिस्कस करूँ आपसे, तो मोबाइल चलाने वाले को जो है ना वो स्क्रॉल करने के दौरान या दीगर एक्टिविटी करने के दौरान, या अगर रॉन्ग पोस्चर में बैठा है तो बैठने वाले को तो उस वक्त पता नहीं चलता है जब तक वो उस वर्किंग में होता है। लेकिन जब वो उस चीज़ से फारिग होता है, मोबाइल रखता है, और वो मोबाइल रखने के बाद फिर वो यूँ हाथ रखना और यूँ करना कि यार काफ़ी शायद देर से चला रहा था, और उस चीज़ का फिर एहसास होता है। तो क्या ऐसा होता है कि वो बंदा उसमें इतना इन्वॉल्व होता है उसको उसका पता नहीं चलता? तो अब जाहिर है कि बंदा कॉन्शियस कैसे हो? अब मैं अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, नाजरीन तो ज़ाहिर है कॉन्शियस हो गई। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या एहतियात रखनी है कि मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए क्या ऐसा ख्याल रखूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रॉपर वे में रहो और जो मेरा पोस्चर है वो रॉन्ग ना हो? तो अगर हम लोग मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आँखों के बराबर उसको रखा जाए। अच्छा। तो अगर जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बजाय अपने गोद में लैपटॉप को रखने के,
वो टेबल पे रखा जाए या फिर कोशिश करी जाए कि डेस्कटॉप पे काम किया जाए। तो अगर आपके आँखों के बराबर वो स्क्रीन होगी तो आपको झुकना कम पड़ेगा। दूसरा ये है कि स्क्रीन टाइम जो है कम किया जाए और जितनी ज़रूरत है उतना रखा जाए। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं कि आप अगर मोबाइल में वो ऐप लगा दो या स्क्रीन टाइमर लगा दो तो वो आपको इत्तला देता रहता है कि आपने इतनी देर तक स्क्रीन देख लिया है। तो वहाँ पे आप रोक सकते हो, क्योंकि स्क्रीन देखना या मोबाइल स्क्रीन देखना काम के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे ही असर नहीं कर रहा है, वो आपकी आँखों पे भी असर कर रहा है, वो आपकी नींद पे भी असर कर रहा है, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर कर रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और गुनाहों के मामले हो रहे हैं वो अलग है। तो ये सब चीज़ों पे वो असर डाल रहा है। तो सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम को एक लिमिट कर दें कि इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देखूंगा। जब भी स्क्रीन टाइम का वक्त हो तो कोशिश करें कि उसको आँखों के बराबर मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप हो उसको रखा जाए। कोशिश करें कि एक चश्मा जो अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है वो चश्मा रखा जाए और अपना पोस्चर जो है वो सीधा करने के लिए कोशिश की जाए, जिसकी हम लोग आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने में, या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने कामों करने में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का भी एक ट्रेंड चला है, लोग घरों पे काम कर रहे होते हैं। तो यस नो वाला मामला जो है चल रहा होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो है वो रीढ़ की हड्डी का, अपनी जो है वो बॉडी पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ख्याल रखने के लिए थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अगर नाजरीन को भी और मुझे भी ये पता चले कि हमारी जो वर्टिबल कॉलम्स हैं ये असल में माशाल्लाह आपने बताया कि वाकई एक पिलर है, लेकिन हमने देखा कि ये बड़ा जो है वो यूनिक स्टाइल होता है, बिल्कुल कर्व होता है। तो क्या ये पूरी एक हड्डी है या इसमें कई हड्डियां होती हैं, या इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, क्या है? अगर थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी हमें थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए, क्या किस तरह से होता है ये? जी, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो अपना स्कल यानी खोपड़ी जिसको बोला जाएगा उसके नीचे से स्टार्ट होती है और बिल्कुल जो हिप्स है उसके बीच में जाके ख़त्म हो जाती है। तो उसको दरअसल हालांकि एक कॉलम की तरह है वो, लेकिन उसके अंदर 33 डिफरेंट बोन होते हैं। और उसके अहम हिस्से होते हैं। जैसे पहला हिस्सा होता है गर्दन वाला जिसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। तो उनका नंबर है 7। उसके बाद में थोरैसिक आते हैं, यानी थोरैसिक यानी सीना। तो जो कॉलम की हड्डियां जो हैं जो रिब केज को अपने सीने को होल्ड करती हैं, यानी सीने के बिल्कुल पीछे की तरफ होती होंगी, और नीचे की जी, तो वो जाके जुड़ी हुई होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, एक पिंजरे की तरह बनाती है, जिस पिंजरे के अंदर फेफड़े और हार्ट वगैरह ये सारे आज़ा होते हैं। तो वो है थोरैसिक वर्टिब्रा। उसके बाद में आते हैं लंबर वर्टिब्रा जिसको हम लोग कमर की का हिस्सा बोलते हैं। तो वो 5 हैं, थोरैसिक 12 हैं। उसके बाद में 2 आते हैं जो अपने हिप्स के बीच में एक होता है जिसको सैक्रम बोलते हैं, वो 5 हैं जो फ्यूज़ करके एक ही बोन बना होता है। ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किए 24, वो 24 जो हैं वो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। नीचे में जो 2 हैं सैक्रम और कॉकेक्स, वो 5 और 4 को मिला के एक ही बना होता है। तो इस तरह से पहले सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर थोरैसिक, फिर लंबार, ये अलग अलग, फिर सैक्रम के 5 आते हैं जो इकट्ठा जुड़े हुए हैं, तो एक सैक्रल बोन हो जाता है, और फिर कॉकेक्स जिसको टेल बोन भी कहा जाता है, वो 4 होते हैं, वो इकट्ठा जुड़े हुए होते हैं, तो उसको कॉकेक्स बोन किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैंने आपकी बातों से समझी है, 33 बोन्स तो है, तो क्या ये 33 बोन्स एक ही साइज़ एक ही शेप के होते हैं, या इनकी जो है वो अलग अलग शेप और साइज़ भी होते हैं? और क्या इनके मूवमेंट जो होते हैं ये एक जैसे ही होते हैं, या मूवमेंट भी इनके जो है वो अलग अलग होते हैं? तो हमने बात की कि 33 वर्टिब्रा होते हैं। तो 33 वर्टिब्रा जो हैं वो एक के ऊपर एक इस तरह से रखे जाते हैं कि जिसके थ्रू एक कॉलम बन जाता है। यानी जैसे बेसिकली जंजीर होती हैं जो संकली जिसे हम कहते हैं, उस तरह से होते हैं, या कुछ अलग इसका स्ट्रक्चर होता है? जंजीर से बेटर जो है वो आप उसको समझ सकते हैं एक टनल की तरह होते हैं। तो उसके 3 हिस्से होते हैं। पहले तो बॉडी होती है, फिर उसके जो है आर्च बनती है, और फिर उससे कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है, और उसके कर्वेचर होते हैं। तो उसका जो कर्व्स हैं, तो वो कर्व हमारी बॉडी को एक इलास्टिसिटी और या थोड़ा जो लचीलापन जिसको कहा जाएगा, तो वो लचीलापन वो बंदा फ्लेक्सिबल होता है उसकी वजह से, उस कर्व्स की वजह से होता है। तो वो अगर उसका कर्व का शेप अगर ख़राब हो जाए, जिसके अलग अलग मेडिकल साइंस में नाम आते हैं जैसे लॉर्डोसिस वगैरह, काइफोसिस वगैरह, तो वो कर्व्स अगर ख़राब हो जाएं या उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाए, तो भी हम लोग अपने पीठ की, अपने कमर की जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं कर पाते, उससे भी पेन होता है। तो दरअसल होता यूँ है कि रीढ़ की हड्डी जो है, हड्डी या हड्डियां हम लोग कहें, तो वो मिलके एक कैनाल जैसा बनाते हैं जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, और उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं आम लैंग्वेज में कि मेन
नस या नसें जहाँ से शुरू होती हमारा हैं, नर्व सिस्टम भी शायद इसी से नर्वस कनेक्ट सिस्टम जहाँ से शुरू होता है, जिसको स्पाइनल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जी। तो दिमाग से लेके वो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। वो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी की जो टनल या गुफा जो बनी हुई है उसके अंदर से जाता है, और 2 वर्टिब्रा के बीच के स्पेस में से वो नसें निकलती हैं। वो नसें बॉडी के तमाम आज़ा में जाती हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, वो नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को पहुंचता है। तो रीढ़ की हड्डी के किसी जगह पे अगर प्रॉब्लम आ जाए या कहीं पे वो कुछ उसको इंजरी हो जाए या कुछ उसका गैप कम हो जाए, तो वहाँ से निकलने वाली नस जो है उसमें प्रॉब्लम आता है, जिसको हम लोग नर्व बोलते हैं। तो अगर नर्व में प्रॉब्लम आता है तो वो नर्व बॉडी के जिस हिस्से तक जाती है वहाँ तक वो प्रॉब्लम होगा। अल्लाह। तो जो समझो अगर पैर में जा रही है नस, वहाँ का वर्टिब्रल कॉलम के यहाँ कुछ दिक्कत आ गई तो पैर के उंगली तक प्रॉब्लम होगा। अगर हाथ में जाने वाली नस में कुछ इशू आ गया वहाँ से, तो हाथ तक प्रॉब्लम होगा। तो ये एक अलग इम्पॉर्टेंस है मूवमेंट के अलावा, कि नर्वस सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को हिफाजत में रखता है वर्टिब्रल कॉलम। तो उसके लिए भी हमको वर्टिब्रल कॉलम को बहुत अच्छे से हिफाजत करना उसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने स्कूल के दिनों में इस बात को पढ़ा है डॉक्टर साहब कि ये जो बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो इसमें से जो नर्व्स निकलती हैं, तो इसमें से नर्व्स जो है कुछ सेंसेशन यानी महसूस करने के काम आती हैं। तो अगर मेरी स्किन के बाहर किसी भी तरह का कुछ एक्शन होता है तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन करने की भी जो क्वालिटी होती है, जो काबिलियत होती हैं, वो भी इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नर्व सिस्टम होता है इसी में होती है। जी बिल्कुल सही है। तो जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, तो वो सेंसेशन जो है आपके बॉडी के हिस्सों से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है, और वही नर्वस सिस्टम उसको कंडक्ट करता है। तो अगर कोई जैसे कोई गर्म चीज़ या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को आपने टच कर लिया, तो वहाँ से हाथ हटाने का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यकीनन नाज़रीन, अल्लाह पाक की कुदरत कैसी आला है, कैसी अल्लाह पाक की जो है वो शान है कि अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी को जो निज़ाम अता किया है, जो सिस्टम अता किया है, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना बारीक निज़ाम है डॉक्टर साहब। लेकिन वो कैसा बॉडी को कंट्रोल भी कर रहे हैं, दीगर ऑर्गन्स को भी जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि है भी सेंट्रल में, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है। यानी देखने के लिए तो इंसान को लग रहा है कि सिर्फ रीढ़ की हड्डियाँ हैं, एक नॉर्मल जो है वो फील कर रहा है कि, लेकिन ये हमारे बॉडी का एक पिलर है, ये जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट भी कर रहा है। मैं मज़ीद एफजेन चैनल के नाजरीन की तरफ से एक और आपकी जो है वो गोश्त गुजार करता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम ये समझते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डियाँ 33 है, तो ये 33 तो है, लेकिन हमने देखा है कि सबसे कॉमन पेन, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि नेक और जो है वो हमारे लंबार का जो आपने बताया कि कमर की तरफ का होता है, तो क्या ऐसी वजह है कि इन्हीं हड्डियों में ज़्यादातर तकलीफ़ें होती हैं और जो बीच में जो 7-8 हड्डियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है डॉक्टर साहब? कि जैसे हमने देखा कि रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे जिस्म के मोबिलिटी में, मूवमेंट में काम करती है। ऐसा ही है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोबाइल, सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाले जो 2 हिस्से हैं वो है गर्दन का हिस्सा, क्योंकि गर्दन आपकी ऑलमोस्ट 180 डिग्री में मूवमेंट करती है। ऐसा ही है। तो जो है सर्कुलर मोशन या फिर आपका वर्टिकल अप मोशन, एंड डाउन, अप एंड डाउन वाला, तो ये सारे काम जो हैं वो आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे आते हैं। उसी तरह से आपके पूरे जिस्म को, निचला हिस्सा हो या ऊपर का हिस्सा हो, उसको रोटेट करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको झुकाना, उसको उठाना, ये काम जो है आपके लंबर स्पाइन पे आता है। बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ डॉक्टर साहब के बॉडी का वेट का एक अच्छा, क्योंकि हम फिजिक्स स्टूडेंट है तो सेंटर ऑफ मास कहते थे कि हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो मुझे ऐसा लगता है सेंटर ऑफ मास भी शायद लंबार बोन की तरफ आता होगा शायद। तो ये जो लंबार स्पाइन है तो उसको मूवमेंट का बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। ही। उसके अलावा वेट बेयरिंग का काम जो है, क्योंकि जो भी वजन आप उठाते हो तो उसका पहला इम्पैक्ट जो है आपके स्पाइन पे आता है, और वो भी लंबर स्पाइन पे आता है। तो वज़न उठाना, रखना, बॉडी को मूव करना, ये सारी चीज़ें लंबर स्पाइन के ऊपर आती हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है कि मूवमेंट का जो ज़्यादातर हिस्सा है स्पाइन के मूवमेंट का भी, वो आपका सर्वाइकल स्पाइन का हिस्सा और लंबर स्पाइन का हिस्सा इस पे आता है। वेट बेयरिंग का अक्सर हिस्सा लंबर स्पाइन पे आता है। काफ़ी बार आजकल ये भी देखा गया है ना कि ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है, तो पेट के ऊपर जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो पेट के आजू बाजू का हिस्सा है, उसका जो मोटापा है, तो उसका भी वज़न लंबर स्पाइन पे आ जाता है। और ये माना जाता है कि अगर 1 किलो भी आपका सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाए तो लंबर स्पाइन के ऊपर उसका प्रेशर 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट और प्रेशर, हमने शुरुआत के इस टाइम पे ये भी देखा कि आजकल चूंकि बहुत सारा काम कंप्यूटर्स
और स्क्रीन टाइम और मोबाइल इस पे भी हो गया, तो उस तरह से जो है सर्वाइकल स्पाइन पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सर्वाइकल स्पाइन का हिस्सा और लंबर स्पाइन का हिस्सा, इस पे प्रेशर स्पाइन के बाकी हिस्सों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से पेन का भी जो कंप्लेंट है वो ज़्यादातर लंबर स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन में होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह एफजेन चैनल के नाजरीन की हिफाजत करें कि अल्लाह ना करे कि हम इस तरह की बीमारियों में, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स में, इस तरह के पेन्स में जो है मुब्तला हो, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने देखा है कि इस तरह के पेन में आदमी बड़ा शदीद जो है वो तकलीफ़ में होता है। मालूमात में इजाफे के लिए क्वेश्चन ये मैं ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्या जो मेल और फीमेल दोनों बॉडी के जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है? और चूँकि विमेन की बॉडी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं मेंस के मुकाबले में, क्योंकि मर्द की बॉडी में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती, औरत की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ खाती हैं, तो ज़ाहिर है मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज़्यादा एहतियाती होंगी। तो क्या अगर इस पर थोड़ी अगर आप रोशनी डालें कि क्या विमेंस के लिए इसमें रीढ़ की हड्डियों के हवाले से आप गाइडेंस के क्या इस पर बात करेंगे? जी, तो जो बहनें हैं हमारी, उनकी रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रक्चर तो सेम होता है, स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होता है तकरीबन, लेकिन जो स्ट्रक्चर को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं जी, और जो काम करने का तरीका है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं जी। तो फिजियोलॉजी में चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो मर्द हैं तो मर्दों की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा नहीं होते जी, लेकिन जो औरतें हैं उनके बॉडी में पूरा महीना हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और वो साइक्लिकल रहते हैं जी, कि एक साइकिल के हिसाब से चलते रहते हैं जी। तो उन हार्मोन्स की वजह से स्पाइन के हेल्थ पे भी असर पड़ता है। उसके अलावा औरतें जो हैं वो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो एक कैल्शियम का काफ़ी हिस्सा उसमें चला जाता है, और जैसा मैं बोला कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इस वजह से जो कैल्शियम है तो उसकी कैल्शियम की खास करके ज़रूरत पड़ती है औरतों को जी। कैल्शियम के अलावा विटामिन डी, जो विटामिन D3 करके हम लोग सुनते हैं, या विटामिन डी, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोनों को होती है, मर्दों को भी होती है, औरतों को भी होती है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि विटामिन डी का जो बहुत अहम सोर्स है, जो धूप है, धूप में निकलने से विटामिन डी बनता है, तो वो कम हो जाता है। आजकल तो मर्दों का भी इंडोर काम ज़्यादा हो गया, लेकिन औरतों का इंडोर काम भी ज़्यादा होता है, और कपड़े पहनने का और पर्दे का भी जो तरीका है उस तरह से भी औरतों में धूप का कांटेक्ट कम हो जाता है। तो कैल्शियम की भी कमी अलग से, विटामिन डी की भी कमी अलग से, और उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो मेल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग होता है। तो इस तरह स्पाइन के प्रॉब्लम्स जो हैं तो वो औरतों को ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए औरतों को खास करके कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें कमी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनको सप्लीमेंटरी विटामिन डी और कैल्शियम लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मर्दों के मुकाबले। अगर मैं इसमें ऐड करूँ बच्चों को, क्योंकि अब तो मैं यानी बड़ी अजीब बात है, मुझे याद पड़ता है क्योंकि बड़ी बहन जो है वो घर होम ट्यूशन पढ़ाती, तो आई थिंक 14 साल का बच्चा होगा वो, थोड़ी देर उसने होमवर्क किया और अब पता नहीं एक्सक्यूज़ था कि सीरियसली था, वो यूँ कहने लगा कि बहुत ज़ोर से जो है वो कमर दुख रही है, बहुत परेशानी हो रही है, मैं नहीं बैठ सकता। तो उसको अलग से चेयर दी तो चेयर भी उसको नहीं जम रही है। तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि यानी कम उम्र के बच्चों में, टीनेजर्स में भी अब ये जो है वो लंबार वाला मेन ये इशू है। तो क्या ये भी शायद डेवलपमेंट में का जो है वो कमी होती है, या ये ग्रोथ होती रहती है, इसका क्या होता होगा बच्चों के लिए? क्या बच्चों की भी जो एक उम्र तक ये सारी जो है वो रीढ़ की हड्डियाँ तैयार हो चुकी होती हैं, या तैयार हो रही होती है इसलिए इनको तकलीफ हो रही होती है? क्या वजह है कि इनको भी अब आजकल देखा जाता है कि रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ का मामला चल रहा है? जो रीढ़ की हड्डी है और कोई भी हड्डी दरअसल जिस्म की, तो जो बच्चे हैं तो बच्चों की हड्डी जो है ज़्यादा लचीली रहती है, ज़्यादा उसमें इलास्टिसिटी रहती है, और फ्रैक्चर वगैरह भी हम लोग देखते हैं तो वो बच्चों में कम होते हैं, क्योंकि उनका बोन जो है वो इलास्टिक होना एक्सपेक्टेड होता है। एक उम्र तक जाके वो बोन सॉलिड हो जाता है, उससे पहले वो इलास्टिक रहता है। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल होने लगे हैं। उसकी कुछ वजूहात ये हैं जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि पोस्चर, क्योंकि आजकल बच्चे भी काफ़ी हद तक स्क्रीन टाइम में रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, तो पोस्चर जो है उनका काफ़ी बार इस तरह से झुका हुआ रहता है। तो वो झुकने की वजह से नेचुरल कर्वेचर्स जो हैं वो बॉडी के कम हो जाते हैं। ये एक रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है कि बच्चों में बाहर खेलना ज़रूरी है। बच्चों की बॉडी की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज, और वो भी जितना हो सके घर से बाहर ग्राउंड पे, वो होना ज़रूरी है। वो कम हो जाने की वजह से भी उनके बॉडी के अंदर थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाता है।
तीसरा हो जाता है कि जैसे हमने रीढ़ की हड्डी की बात करी, तो रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में जो मसल्स हैं, तो उस मसल्स का भी लचीलापन बहुत ज़रूरी है। वो लचीलापन कैसे आता है? फिज़िकल एक्टिविटीज़ से आता है। और अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं रहेंगी तो फिर उस मसल में भी स्टिफनेस आ जाता है, और मसल में स्टिफनेस आ जाएगा तो पेन हो जाता है। चौथा एक अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिसको हम लोग कम डिस्कस करते हैं, वो होता है मेंटल स्ट्रेस। जैसे एडल्ट्स में मेंटल स्ट्रेस है, वैसे आजकल बच्चों में भी कहीं कहीं देखा जाने लगा है। पढ़ाई हो या और किसी किस्म की बात हो, बच्चे तो उतने मैच्योर होते भी नहीं है ना, बच्चे इतने मैच्योर होते भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा सोच भी लेते होंगे, शायद सोच भी लेते हैं। और कई तरह के अलग प्रेशर आजकल आ गए हैं, पढ़ाई का अलग प्रेशर है, कुछ और प्रेशर्स हैं। आजकल एक्सपोजर बहुत है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है, जो पहले उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताया कि एक तो पोस्चर हो गया, दूसरा हो गया कि फिज़िकल एक्टिविटी की कमी, तीसरा हो गया मसल स्टिफनेस, चौथा हो गया स्ट्रेस। और इन सब के साथ साथ एक अहम बात है कि न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है अक्सर बच्चों में। जनरली देखा जाए तो नॉर्मल जो हेल्दी डाइट है किसी भी आम घर का, जिसमें पहले दूध हुआ करता था, दूध की चीज़ें हुआ करती थी, बहुत सारी और ग़िज़ाइयत हुआ करती थी, उसको आजकल इंस्टेंट फूड ने रिप्लेस कर लिया है, कोई जंक फूड ने रिप्लेस कर लिया है। तो वो जंक फूड या इंस्टेंट फूड है, वो आपके बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे पाता, आपके बच्चों का हाजमा वो ख़राब करता है। तो वो न्यूट्रिशन ख़राब होगा, हाजमा ख़राब होगा, तो जाहिर है कि कैल्शियम हो, विटामिन डी हो और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, इसकी कमी होगी। और अगर इसकी कमी होगी तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी में भी नहीं, बदन के दूसरे अज़ा में भी कमज़ोरी जाहिर होगी। तो ये 5-6 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से कम उम्र में भी आजकल तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, हम सबको बिल्कुल एहतियात रखना है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो हेल्थ अगर वेल्थ रहेगी तो हम इंशाअल्लाह करीम जो है ना, एक सेहतमंद आदमी जो है ना ज़्यादा जो है वो हैप्पी होता है। और जब बंदा बीमार होता है, किसी तरह से तकलीफ में होता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन भी होता है। टाइम बहुत जो है वो लिमिटेड है, तो और मैं अपने जो है वो लास्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो है वो यानी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि बड़ा वक्फा हमने रीढ़ की हड्डी को डिस्कस किया, और मैं जान रहा था कि ये तो है रीढ़ की हड्डी का अपना एक प्रॉब्लम, तो क्या कोई ऐसी बहुत बड़ी यानी इसके अलावा भी कोई ऐसा जॉइंट पेन है जो कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता हो, या पेन में सबसे बड़ा पेन जो है वो रीढ़ की हड्डी का ही पेन होता है? जी, पेन का जहाँ तक हम लोग सोचें तो वो बैक एक जो है, बैक एक जिसको हम लोग पूरी बैक एक मतलब गर्दन से लेके आखिरी हिस्से तक मानेंगे, वो ही स्टैटिस्टिकली सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो घुटनों का दर्द है, लेकिन स्टैटिस्टिकली सबसे बड़ा पार्ट जो है वो बैक पेन का ही है। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि तकरीबन 80% पॉपुलेशन जो है, पूरी दुनिया का 80% पॉपुलेशन, उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में बैक पेन एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। और जो विजिट्स होते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जाने के जो विजिट्स होते हैं, उसके जो कॉमनेस्ट रीज़न है, उसमें सेकेंड मोस्ट कॉमन माना जाता है बैक एक, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के बाद में जो मतलब सीजनल फ्लू वगैरह हम लोग मानते हैं, वायरल फ्लू या सर्दी बुखार वगैरह, वायरल फीवर वगैरह भी होते हैं, तो ये जो है इसको फर्स्ट माना जा रहा है स्टैटिस्टिकली। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के यहाँ विजिट देने का रीज़न है वो बैक एक है। तो इतना ज़्यादा उसका जो है स्टैटिस्टिकली जो एवरेज है वो उसका इतना ज़्यादा है बैक एक का। उम्मीद है नाजरीन आपने इस चीज़ को समझा होगा कि क्यों हमने इसी टॉपिक को लिया है, और हमने पेन में जो है वो रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा डिस्कस किया है। अब जाहिर है प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड है, लेकिन डिस्कशन बहुत है इसमें। तो हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में समझा, आने वाले इंशाल्लाह एपिसोड में हम और समझेंगे कि कैसे इस तकलीफ़ के जो है इलाज की तरफ बढ़ें, क्या पोस्चर होना चाहिए, और किस तरह से हम दीगर चीज़ों के इलाज की तरफ बढ़ें। और इसी तरह से हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो FGN चैनल देखते रहिए और दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम